अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम 26 फरवरी को जो टेस्ट हुआ था उसके डिस्कशन पे आएंगे। MCQ नंबर 1 to 55 यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनालॉजी और सेनामेंटल के MCQ शामिल हैं। तो आइए और इसको सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में 55 MCQs हम पहले 55 MCQs टेस्ट के सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड याद रखिए कि स्मूथ मसल रीजनरेशन कैपेसिटी इज ग्रेटर देन स्केलेटल मसल एंड स्केलेटल मसल इज ग्रेटर देन कार्डियक मसल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? स्मूथ। The study of organisms inhabiting the sea and the ocean and the physical and chemical characteristics of their environment is called। तो ये तो सिंपल डिफिनीशन है मेरीन बायोलॉजी का। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आसान है, तो इतने ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट लगाएंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है तो उस पर मैं बात करता हूँ। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये तो सबको पता है कि लीवर है। क्रॉप रोटेशन क्या करता है? तो क्रॉप रोटेशन जो होता है वो डिजीज़ को ख़त्म करते हैं। मतलब डिफरेंट तरीक़ों से हम अगर क्रॉप रोटेट करें, डिफरेंट टाइप्स क्रॉप्स को वहाँ पर इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह है, वहाँ पर एक खेत है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक टाइप के ग्रास हो गए, वो या कोई चीज़ है इस तरह का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर गंदम उगाता हूँ, तो वो सही तरह नहीं यहाँ पर उगती। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो हाइब्रिड नए आते हैं, हाइब्रिड नस्ल जो रोटेशन आते हैं क्रॉप्स की, हाइब्रिड क्रॉप हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मैंने रोटेशन की, इसको मैंने यहाँ पर एक्सचेंज किया और यहाँ पर मैंने एक और उगाया, तो वो बहुत अच्छी तरह यहाँ पर उगता है। तो इस वजह से यहाँ पर मतलब फेली यहाँ पर कुछ डिजीज़ थी या इस सॉइल में कुछ इस तरह इनफर्टिलिटी फैक्टर्स थी जो कि वो ये फार नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर हाइब्रिड बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हाइब्रिड क्रॉप्स जो आते हैं, यहाँ पर मैंने वो उगाया, अब वो बिल्कुल ठीक उगता है और क्रॉप जो है इस पर वो डिजीज़ सारे इस पर इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इसमें एडिशन ऑफ डिजीज़ इसमें करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन तो उस MCQ का करेक्ट आंसर ये हुआ कि डिजीज़ को ख़त्म करता है। इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ड जेनर 1795 में। तो ये आप याद रखिए, डेट भी याद रखिए, और ये तो हर टेस्ट में आता है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर वाज पेनिसिलिन। अबाउट %% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ मेमल इज़ वाटर। सो ये 70% है। नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है वो 80 डेज़ होता है, तकरीबन 40 वीक्स ये बनते हैं। द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है, ये सिंपल MCQ से, तो मैं जल्दी डिस्कस करता हूँ। स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है 20 नैनोमीटर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नून वायरस। तो स्मॉलेस्ट नून वायरस ये पोलियो हुआ। इससे आप एक और MCQ भी आगाज़ करते हैं इन दोनों MCQ से। अगर आपको आ जाए कि द साइज ऑफ पोलियो वायरस इज़, तो ये 20 नैनोमीटर हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट है और यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर यही है और इसका आंसर ये है। तो इन दोनों का आपस में अगर ए बी का इक्वल है, अगर बी का इक्वल है और बी सी का इक्वल है, तो ए बी सी का इक्वल हुआ ना। तो अगर स्मॉलेस्ट वायरस इतना होता है और स्मॉलेस्ट वायरस ये है, तो स्मॉलेस्ट वायरस की ये फिर साइज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पंजाई। सो ये एस्कोमाइकोटा जो है ये 50% अबाउट है, तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लैक ब्रीड मोल्ड। ये राइजोपस होता है। यहाँ पर ये हमारे साथ है राइजोपस, तो इसका करेक्ट आंसर यही हुआ। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो करते हैं वो लाइट करते हैं। इसी के फास्ट पेपर में यहाँ पर वाटर भी आया था, नन की जगह यहाँ पर ऑप्शन वाटर था। तो वाटर भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल बनता है, वो ग्रेडियंट पोटेंशियल पर बनता है, उस वजह से भी प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस टर्जिडिटी जो आती हैं उसकी वजह से भी होता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली वर्ड अगर यूज़ हो जाए तो इसका मतलब है कि लाइट इसके लिए यूज़ होता है। अगर डायरेक्टली न हो और यहाँ पर वाटर हो तो फिर भी आप वाटर भी लगा सकते हैं। उसका HSC में जो 2020 में आया था उसका करेक्ट आंसर वाटर था, उसने की में वाटर लगाया था। न्यूक्लियस इज विजिबल इन एंटरपेज। सो ये एंटरपेज में यूज़ होता विजिबल होता है। आप ये बताएं कमेंट में, जो लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इनविजिबल कब हो, कौन सी पेज में यहाँ पर इनविजिबल होता है और कौन सी पेज में। इन तीनों पेज का भी बताया कि माइटोटिक पेज में विजिबल होता है या इनविजिबल। और इसका तो मतलब यही हुआ कि इसमें इनविजिबल होगा, क्योंकि इसमें ही विजिबल होता है। तो इन तीनों में इनविजिबल ही होगा। लेकिन आप ये बताएं मियासिस और माइटोसिस के हर एक
मेरे पेज में जो कुछ होता है वो आपने नोट की होगी, ऑलरेडी मैंने वो लेक्चर आपके साथ शेयर किया था। अब आप लोग मुझसे ये ना पूछिए, हाँ फिर जिस तरह के मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि मैंने ये बताया था, तो फिर सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि वो लिंक मुझे भेजिए। तो वो लिंक तो मेरे साथ नहीं होता है, आप लोग के साथ मैंने शेयर किया, तो आप लोग उधर देखिए जाके, कहीं इधर प्लेलिस्ट में मेरे होगा, कहीं ग्रुप में होगा, कहीं पर नोट्स होगी, कहीं कुछ होगी, तो वो तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की। ये तो आपकी गलती है कि आपने नहीं देखा। तो जब आपकी गलती है तो इस वजह से तो फिर मुझे आप लोग बार बार मैसेज ना करें कि इसका लिंक भेजिए मुझे। अब हर किसी को मैं तो ये लिंक नहीं भेज सकता दोबारा कि आप ये लेक्चर दोबारा आप देखें। तो इस तरह बहुत सारे लेक्चर्स हैं कि वो आपने मिस की होगी, मेरे ख्याल में आपको मिस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप मिस करते हैं तो ये हमारी गलती फिर नहीं है, आपको वो ढूंढना पड़ेगा ग्रुप में। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? सो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फ़र्क है? प्रोकैरियोट सेल कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन तो ये करता है। डीएनए भी इसमें होता है, साइटोसोल भी इसमें होता है। इंटरनल मेम्ब्रेन अगेनली जो होती है इसमें नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर यही हुआ। एंड साइक्लिक फास्फोराइलेशन आर इन्वॉल्व एक्सेप्ट, तो ये मैंने आपको बताया था। साइक्लिक फास्फोराइलेशन में यहाँ पर जो इंटेंस लाइट के लिए P680 मतलब प्रोटोसिस्टम 2 जो है वो यूज़ नहीं होता, बाकी यूज़ होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यही हुआ। ऑल आर फॉर्म इन नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन एक्सेप्ट, यहाँ पर ये सारे बनते हैं नॉन साइक्लिक रिलेशन में, लेकिन आप ये देखेंगे NADH जो है ये रिस्पायरेशन वाला NADH है। NADPH जो होता है वो फोटोसिंथेसिस वाला होता है। फोटोसिंथेसिस में जो NADH बनता है उसमें आप P लगाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो अगर ये ना हो तो फिर आप इसको नहीं टेक कर सकते, क्योंकि NADH जो है इस दोनों में फ़र्क यही है कि फोटोसिंथेसिस में बनता है और ये रिस्पायरेशन में बनता है, तो आप ये फिर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है नॉन साइक्लिक रिलेशन में ये क्रिएट होता है, ये वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हुआ B1। बहुत सारे स्टूडेंट ने नन लगाई होगी, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। राइज एंड डैश स्टिमुलेट द टेम्परेरी शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में क्या प्रोड्यूस होते हैं? ATP और NADPH। यह हमारे ये दोनों नॉन साइक्लिक में, और साइक्लिक में सिर्फ ATP। तो अगर हमारे साथ NADPH जो है वो ज़्यादा हो और हमें इसकी ज़रूरत न हो, तो फिर वो कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा? फिर लाइट रिएक्शन के ये दो टाइप्स है लाइट रिएक्शन के। ये लाइट रिएक्शन है, ये है और ये है। ये में दो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें एक प्रोडक्ट होता है, इसमें ATP होता है और NADPH होता है। यहाँ पर सिर्फ ATP होता है। तो अगर हमें ज़रूरत न हो NADPH का, तो हमें सिर्फ ATP चाहिए। ATP तो इधर भी मिलता है, लेकिन इसके साथ ये भी मिलता है। तो अगर हमें NADPH की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर हमें सिर्फ ये चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमारे साथ ये ज़्यादा हो, NADPH हमारे साथ ज़्यादा हो, तो फिर तो अगर हमारे साथ NADPH हमारे साथ ज़्यादा हो, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी नॉन साइक्लिक, तो ये शिफ्ट फिर चेंज होगा टूवर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर यही हुआ। 2 or more population of different species living and interacting in the same area, PUM community। तो ये कम्युनिटी का सिंपल डिफिनीशन है। डैश इज कॉपर कंटेनिंग। सो कॉपर कंटेनिंग जो है इसमें कौन सा है? प्लास्टोसाइनिन है, PC। ये केमिस्ट्री में भी गिवन है और बायो में भी गिवन है, 2-3 जगहों पर गिवन है, तो आपको ये याद होना चाहिए। आपसे मैं यहाँ पर ये पूछूंगा कि वो कौन से अमीनो एसिड है जो कॉपर कंटेनिंग है? 2 अमीनो एसिड इस तरह है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बताया था। ये क्वेश्चन में इस तरह आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। और वैसे भी आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट है, तो प्रैक्टिस टेस्ट से आपको फ़ायदा यही होना चाहिए कि मैं आपको कुछ और भी बताऊँ इसमें के बारे में, तो अच्छा होगा। तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी अमीनो एसिड 2 है। मैं ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ, कंप्लीट लेक्चर है, नीचे प्लेलिस्ट में है, वो आप देख सकते हैं। सब कुछ प्लेलिस्ट में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, उधर होते हैं, मेरे साथ नहीं होते। सो कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसाइनिन हुआ, और कॉपर कंटेनिंग जो है कॉपर कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग नहीं बल्कि कॉपर कंटेनिंग जो है 2 अमीनो एसिड है, वो आप नेम लिखिए। एट हाई अल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज, अगर ऊपर आप जाते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट उसी लेवल की फिर उतना ही डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का यही डिफिनीशन है कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेम हो जाए तो उसको बॉइलिंग पॉइंट फिर आता है इसका। तो अगर पहले इतना था, अब इतना हुआ, तो वेपर प्रेशर को भी इस लेवल पे आना होगा, तो इस पर नहीं जाना होगा, तो फिर डिक्रीज होगा। तो आपके साथ करेक्शन ऑप्शन यही है।
ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन तीन डिफिनीशन है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन जो है उसकी तीन डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए एक डिफिनीशन होगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के लिए एक तरह चीज़ होगा और ऑक्सीजन के लिए डिफरेंट होगा। तो ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सिर्फ ये ऑप्शन आपको करेक्ट आ रहा है। ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वाटर एट्स, तो इस तरह का एमसीक्यू मैंने पिछले टेस्ट में भी दिया था और इसमें भी मैंने दिया, क्योंकि इस तरह ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे आप कि जब इम्प्योरिटीज़ में ऐड होती है तो क्या इफेक्ट होता है, तो ऑलरेडी हमने बता जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप ये देखें तो ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट वाटर इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज, तो ये क्या होता है इसमें प्रेशर कुकर में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड कुकर इज इंक्रीज्ड। जब ये इंक्रीज होता है आप कुकिंग टाइम क्यों डिक्रीज होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो फिर क्यों हमारे साथ ये टाइम डिक्रीज होता है? तो अगर हम यहाँ पर कुकिंग, फॉर एग्जांपल कुकर करते हैं, ये प्रेशर कुकर है, इसमें हम कुकिंग करते हैं, अंदर जो है हमारे साथ बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हुआ तो ये फिर हीट ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर जब हीट ज़्यादा जाएगा अंदर, तो अंदर हीट ज़्यादा जाने की वजह से फिर बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज़ हुआ। अब किसी वाटर का तो तो हीट अंदर ज़्यादा जाएगा। जब ज़्यादा हीट अंदर होगा तो कुकिंग टाइम फिर कम होगा, क्योंकि वो चीज़ जल्दी वहाँ पर पक जाता है। तो इस वजह से इसके करेक्ट ऑप्शन यही हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ की वजह से फिर जल्दी ज़्यादा हीट अंदर जाता है और इस वजह से प्रेशर कुकर कम टाइम लेता है कुकिंग का। मिल्क लैक्स वन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट विच इज आयरन, तो ये आपने याद रखना है। विच विद द राइज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल क्या करती है? जब इसका यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक मेटल है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसमें इससे इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बीम है इसमें। तो अगर इसके टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करें, फॉर एग्जांपल आप पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 15 हुआ, इसका इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पर ये मोशन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन का अपना जो मोशन होता है वो इस तरह ज़्यादा हो जाता है। फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है तो इस वजह से फिर इलेक्ट्रॉन बीम इसको आसानी से नहीं जाने देते। तो इस वजह से यहाँ पर ये कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर आप नॉन मेटल या इंसुलेटर की देखें तो इसका इंक्रीज़ हो जाता है। फिर मोस्ट ऑफ द नून एलिमेंट्स आर मेटल्स, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है मेटल्स, क्योंकि अगर आप देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में तो अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यहाँ पर आप देखिए ट्रांजिशन मेटल्स है। फिर नीचे आप देखिए तो ये बाकी दो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स है लेकिन सारे मेटल्स है, तो हर जगह मेटल है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो नून मेटल्स है तो ये सारे मेटल्स में आते हैं। नॉन मेटल सिर्फ इस साइड पे है और बाकी सारे मेटल्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स में काउंट हो जाते हैं। लिपिड्स आर डिश, लॉन्ग चेंज फैटी एसिड ईस्टर्स ये होते हैं लिपिड्स। मिल्क इज कोलाइड इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स एंड लिक्विड, दोनों लिक्विड होते हैं। लिक्विड में यहाँ पर डिस्पर्स होता है जो एंटिटी होती है स्मॉल मिल्क की, तो वो भी लिक्विड होती हैं और ये वाटर भी लिक्विड होता है। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों लिक्विड एंड लिक्विड इसका करेक्ट आंसर होगा। रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड एंड कैथोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ये किस तरह होता है तो इसका डिटेल ऑलरेडी हमने बताया है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन ये सिंपली इसका करेक्ट आंसर यही है कि जो रिएक्शन होता है एनोड पे वो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। पीरियोडिक टेबल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। यहाँ पर सारे मेटल्स होते हैं और इस साइड पे सारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर हम इस साइड से जाते हैं तो यहाँ पर मेटल्स हैं और यहाँ पर नॉन मेटल है।
तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर नॉन मेटल करेक्टर ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होते हैं। इस साइड पे जाते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज़ आएगी इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज़। इसमें यहाँ पर फिजिक्स की 11 MCQ हैं। तो एन APS सिस्टम विच ऑप्शन इज करेक्ट। APS सिस्टम में अगर आप देखिए तो इसमें पहली वीडियो में मैंने बात की थी कि APS में यहाँ पर है फुट, पाउंड और सेकंड है। इसमें 3 बेसिक यूनिट्स हैं, ये 3 बेस यूनिट है इसमें मैंने पहली टेस्ट में बात की थी कि फुट जो है वो लेंथ का है, पाउंड जो है वो पोर्स का है और टाइम जो है वो सेकंड का है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये पाउंड जो होता है यहाँ पर मास के लिए होता है। ऐसा यूनिट में ये मास के लिए है, लेकिन APS में ये पोर्स के लिए है। यहाँ पर स्लग जो है वो यूनिट है मास का, स्लग जो है मास का यूनिट है APS सिस्टम में, और पाउंड जो है वो पोर्स का यूनिट है। तो अब यहाँ पर आप देखिए पाउंड इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ मास, पाउंड इज बेस यूनिट ऑफ पोर्स, इसमें यही करेक्ट है। ये बाकी ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें फर्क नहीं है। बेस यूनिट्स हर एक सिस्टम की कुछ बेस यूनिट्स होते हैं, कुछ डिराइव्ड होती हैं, तो इसमें यही आपके साथ करेक्ट आंसर है कि पाउंड जो होता है बेस यूनिट है पोर्स का। 10⁻⁵ जो है ये फेम2 होता है, यहाँ पर नहीं है तो नॉन बीक्वल जो यूनिट होता है वो रेडियो एक्टिविटी का है। बीगल जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी का है। गैल इज द यूनिट ऑफ, गैल कौन सी यूनिट है, तो ये CGS का यूनिट है और ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट है और CGS में है। इसकी वीडियो डिटेल ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं सारे यूनिट्स जो JC में आते हैं। इस तरह की JC में आया था कि फर्मी एज द यूनिट ऑफ डैश, तो फर्मी लेंथ का यूनिट है और ये कौन से सिस्टम में है, ये APS सिस्टम में है। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करता है। तो ये MCQ बहुत ज़्यादा रिपीट होता है HSC टेस्ट में, तो आपने ये याद रखना है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होता है ये 10 पावर वाला, ये आप रिमूव करें यहाँ से और ये काउंट करें जितने होते हैं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर वही होगा। कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, द नेट कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज की तरफ जाएगी, क्योंकि अगर आप इसका पर यहाँ पर देखिए तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर आप C1 2 ले लें और C2 4 ले लें और इसको फिर आप पॉइंट करें तो ये इसका जो ये इक्विवेलेंस आएगा वो 2 से भी कम होगा, 4 से भी कम होगा, तो ये डिक्रीज की तरफ जाता है। द फ्लक्स इज पॉजिटिव एट द नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जगह है, ये मैंने रखा है, यहाँ पर 2 लाइंस जो है 3 लाइंस यहाँ पर अंदर आती हैं, एंटरिंग करती हैं, और इसे 4 लाइंस बाहर जाती हैं। तो यहाँ पर लीविंग जो होता है वो ज़्यादा है और एंटरिंग कम है, तो इसको पॉजिटिव हम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा पॉजिटिव तब होंगे जब नेट जो होते हैं वो लीविंग करते हैं। नेट मतलब नेट यहाँ पर कितनी होगी, 4 - 3 = 1, तो 4 - 3 = 1, यहाँ पर 1 ज़्यादा है, नेट यहाँ पर 1 ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर लीविंग इसका करेक्ट आंसर है। द एनर्जी स्टोर एन कैपेसिटर इज हाफ CV², इसका करेक्ट फार्मूला है। चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट एन फेयर में हम ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंगल चार्ज भी नहीं होता और कोई सिंगल चार्ज यहाँ पर नहीं होता, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, तो सारे चार्जेस जो होते हैं फेयर्स में होते हैं, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर यही हुआ। कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस जो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो और हमें उसका पता हो, उसका डायरेक्शन चार्ज का होता है या नहीं होता, आप ये बताएं मुझे कि डायरेक्शन जो होता है चार्ज का क्या होता है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है या स्केलर है ये, और कूलम जो है इसका यूनिट है। अब आएंगे हम वर्बल रीजनिंग की तरफ। वर्बल रीजनिंग में ये सिनोनिम एंटोनिम और एनालॉजी आपको मैं करूँगा, बाकी जो है वो दूसरा टीचर करेगा आपको। तो यहाँ पर डिमोलिश जो होता है तबाह होना, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सिनोनिम होगा डिस्ट्रॉय। और फ्यूराइल जो है यहाँ पर इसका नाबालिग होता है मीनिंग, तो इसका इमेच्योर, यहाँ पर इमेच्योर इसका करेक्ट आंसर है। एनिग्मा जो होता है कोई मुश्किल सा चीज़ जो होता है जिसको फाइंड करना मुश्किल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है फजल, जिसको फाइंड करना इसका भी फाइंड करना मुश्किल होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर यही है। प्लीज़ जो है इसका इंटरम क्या है, तो मेल्टिंग है। और आस्क्ड बुलाना हुआ तो इग्नोर करना, इसका करेक्ट आंसर हुआ इंटरम हुआ करेक्ट। एंशिएंट जो होता है वो पुराना होता है, मॉडर्न अभी वाला जो होता है उसको जदीद जो होता है मॉडर्न, तो इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। अब इन अलागी में आते हैं, तीन यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए तीन ये लिखा है जो है, ये इस तरह टेस्ट में इस तरह नहीं लिखेंगे वो कि ये सेनम है, ये 3 सेनम है, 3 एंटरम्स है। हो सकता है 4 सेनम आ जाए और 2 एंटरम्स आ जाए, तो इस तरह भी हो सकता है। लेकिन ये तो मैंने लिखा है कि इस तरह बनते हैं, सिलेबस के मुताबिक इस तरह बनते हैं कि 6 सेनम एंटरम है तो 50-50% आप रखिए, तो 3 सेनम होते हैं, 3 एंटरम होते हैं। यहाँ पर इन अलागी पे आते हैं। कॉमेडी फ़नी होता है। कॉमेडी कैसा प्रोग्राम होता है जो कि लोगों को फ़न प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेजेडी जो होता है वो इस तरह प्रोग्राम होता है, या इस तरह का एपिसोड होता है जो कि लोगों को सैड करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हुआ इसका। स्ट्रेंज फेमिलियर, ये 2 अपोजिट वर्ड्स है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2 अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं सिक एंड हेल्दी। सिक एंड हेल्दी जो होता है, बीमार और हेल्दी, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। मैकेनिक अगर कार पे काम करता है तो डेंटिस्ट टीथ पे काम करता है। तो ये आसान होते हैं, आपने जल्दी इसको फाइंड करने हैं, टाइम इस पे ज़ाया नहीं करना। फायर अगर जलता है, कोई चीज़ जलता है तो इसके एशेज़ बाकी रह जाते हैं। तो अगर कोई इवेंट हो जाए तो इसकी मेमोरीज बाकी रह जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही हुआ। अगर किसी बैलेंस पर हम मेजरमेंट वेट के करते हैं तो रेडार पर हम डिटेक्शन करते हैं। तो इन दोनों इसका एनालॉजी हुआ। गुड है और एक्सेलेंट है, ये इसका ज़्यादा इसमें मतलब अच्छी क्वालिटी आप चीज़ देख सकते हैं, या किसी इस तरह की बड़ी चीज़ हो तो इसका देख सकते हैं। तो अगर आप हिल देखिए, माउंटेन देखिए, जो बड़ा हिल होता है उसको माउंटेन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही हुआ। ग्लोसरी में अगर वर्ड्स होते हैं तो एटलस में मैप्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, मैप्स होते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर यही हुआ। तो 55 MCQs आपकी हो गई। बाकी यहाँ से MCQ जो है सेंटेंस कंप्लीशन एंड कम्प्रिहेंशन वो दूसरा टीचर और आपको करेगा, और बाकी जो है इसका क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी वो करेगा कुछ देर बाद। बाकी यहाँ तक आप अपने की निकालें और यहाँ पर आपका मार्क्स कितने हुए तो आप कमेंट में बताएं इंशाल्लाह। इसके बाद हम नम्स, NMD कैट और टाइम NMD कैट हुआ। तो ये सारे टेस्ट जो मेडिकल के लिए होते हैं 2023 में, तो अब हम वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर MBBS वालों के लिए भी अगर स्टूडेंट्स थे तो हमारे साथ टाइम था, स्टूडेंट्स तो है लेकिन हमारे साथ टाइम था, तो हम इंशाल्लाह इस पे भी काम शुरू करेंगे। और यहाँ पर भी आप लोग के लिए क्लासेस अरेंज करेंगे जो कि जिस तरह के आपको गाइड करना होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें भी फर्स्ट ईयर MBBS की आप लोगों के लिए हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए दूसरा चैनल है स्मार्ट अकेडमी 362 है, 360/2 है जो दूसरा चैनल है। तो उस पर मैंने फर्स्ट ईयर का सिलेबस हर एक बुक का शेयर किया है। बायोकेमिस्ट्री हुआ, फिजियोलॉजी हुआ, एनाटॉमी हुआ, क्या कौन से सिलेबस होते हैं जो आपने कवर करने होते हैं। इंशाल्लाह वो बात की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। 55 MCQs के डिस्कशन हो गए, बात इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच।